क्योंकि हमारी क्लास में 8 बजे तक था। गुड इवनिंग टू एवरीवन, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में। आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर पर आप सभी साथियों का बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आज यूपीएससी की हम पूरी डिटेल यहाँ पर जान लेंगे, यानी कि जो कंफ्यूजन आपको होते हैं इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या अपीयरिंग ईयर जो अपीयरिंग स्टूडेंट होता है क्या वो इस एग्जाम को दे सकते हैं, क्या इसके लिए कोई परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, या फिर इसके साथ साथ ही यहाँ पर क्या इसमें बीएससी करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, या कौन सा पर्टिकुलर ईयर में पढ़ना होना चाहिए जब हम तैयारी को शुरू करें, कितनी कट ऑफ जाती है, और तमाम तरीके के जो क्वेश्चंस आपके मन में होते हैं उन सभी प्रश्नों पर आज हम यहाँ पर बात करेंगे। और मेरे हिसाब से इस सेशन के बाद में कोई इस तरीके का जो डाउट आपके मन में है वो तो नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो बढ़िया से अच्छे से इस सेशन को एंजॉय करेंगे आप लोग। यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बहुत ही मोटिवेशनल सपोर्टेशन की, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। यानी कि आपको विश्वास किस पर रखना है, अपने ही कदमों की काबिलियत पर, यानी आप ही इस चीज को यहाँ पर कर सकते हैं। मेरे साथ में जो भी साथी जुड़े हैं, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगी कि 7 बजे डेली हम एक इवेंट लेकर के आएंगे जिसमें आपकी तैयारी से जुड़े हुए सारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे, ठीक है। तो आप लोग डेली 7 बजे अपना जो ये आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर उसको ट्यून इन कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन ये है क्या और ये किसके द्वारा आयोजित कराया जाता है। तो यूपीएससी एक आयोग होता है, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो यहाँ पर कई प्रकार की भर्ती परीक्षाओं को कराता है। यानी कि अगर हम गठित कराने की बात करें तो इंजीनियरिंग सर्विस भी है, कंबाइंड डिफेंस सर्विस जिसे सीडीएस कहा जाता है, कंबाइंड मेडिकल सर्विस यानी कि सीएमएस, यहाँ पर जो चिकित्सा के लिए यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में जाते हैं, यहीं पर सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ भी यही कंडक्ट कराता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए के लिए भी, और यहीं पर जो महत्वपूर्ण जिसके लिए आप प्रिपरेशन करते हैं दैट इज सीएसई यानी कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले तो आप इस परीक्षा का नाम अच्छी तरीके से जान लीजिए जिसके लिए आप लोग अपीयर होते हैं। यानी कि जब आप बात करते हैं हम प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, तो यूपीएससी इज नॉट एन एग्जामिनेशन दैट इज अ कमीशन, राइट। तो प्लीज बी प्रिपेयर अबाउट द एग्जामिनेशन, व्हाट इज द नेम एग्जैक्टली। तो एग्जैक्टली नेम है आपका यूपीएससी सीएसई, राइट। तो जब भी आपसे कोई पूछे कि आप किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा ली जाने वाली परीक्षा सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज द एग्जैक्ट एग्जामिनेशन नेम इज सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड ऑब्वियसली यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर 2023 और 24, राइट। तो यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपके मन में और कौन कौन सी चीजें आती है। जैसे सबसे पहला जो बेसिक सवाल होता है कि कौन इसे दे सकते हैं, यानी कि उसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है। क्या जैसे कि बताया संघ लोक सेवा आयोग, तो इसमें राज्य वाइज कुछ ऐसा ऑब्लिगेशंस होता है क्या कि आप इस राज्य से होने चाहिए, आपको ये भाषा आनी चाहिए, देयर आर नथिंग, राइट। तो अगर आप यहाँ पर क्या है आप भारतीय हैं, इवन यहाँ पर तो और भी इसमें जो नोटिफिकेशन आता है आपका उसमें और भी जो चीजें हैं, जैसे कि आप नेपाल या भूटान या इस तरीके की जो चीजें हैं उनके लिए क्या क्लोज होने चाहिए, वो चीजें भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें आपकी एलिजिबिलिटी यानी कि कौन व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकता है और एग्जाम को दे सकता है। इसमें एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र सीमा क्या होगी, आप कितने वर्ष न्यूनतम आयु में और कितने वर्ष अधिकतम आयु में इस एग्जाम को दे सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध रहेगा एक बार सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी आकर हमें ज्वाइन कर सके। प्लीज शेयर दिस सेशन, राइट। नेक्स्ट आपका आ जाता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि परीक्षा का स्वरूप क्या है, कितनी बार। आधे को तो ये नहीं पता अटेम्प्ट क्या होते हैं, यानी कि अगर मैंने फॉर्म भरा तो क्या ये मेरा अटेम्प्ट काउंट होगा, या फिर मैं एग्जाम में जाकर के बैठी क्या वो अटेम्प्ट काउंट होगा, या अगर मैंने जनरल स्टडी 1 यानी सुबह वाली शिफ्ट में पेपर दे दिया तो क्या अटेम्प्ट काउंट होगा। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो कट ऑफ का प्रश्न आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं मालूम है कि कट ऑफ आखिर है क्या,
किस की मूल्य है भाई, कट ऑफ क्या है, इसमें प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के नंबर आगे जाते हैं कि नहीं जाते हैं, या मुख्य परीक्षा के आधार पर आपको इंटरव्यू कॉल आती है, या इंटरव्यू क्या है, पर्सनालिटी टेस्ट क्या है, दैट इज अ परफेक्ट वर्ड अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी, राइट। यहाँ पर हम देख लेते हैं सबसे पहली बात, इस वर्ष के लिए यानी 2023 के लिए क्या यहाँ पर चीजें होने वाली है कि आपका नोटिफिकेशन जो प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है उसके लिए आ जाएगा 1 फरवरी 2023 को, ठीक है। 1 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन कमीशन की तरफ से यहाँ पर अधिसूचना जारी करके बताया जाएगा आपके कितने पेपर होने वाले हैं, कितनी वैकेंसीज इस बार दे रहे हैं, कैसे कैसे यहाँ पर चीजों को रखा जाएगा, कब एग्जामिनेशन होगी, राइट, ये सारी चीजें हालांकि वो कैलेंडर में आपको ऑलरेडी दे दी गई है। यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी फॉर्म को फिल करने की, दैट इज 21 फरवरी, यानी कि 21 फरवरी को अंतिम तिथि आपकी यहाँ पर रहने वाली है। एग्जाम हेल्ड कब किया जाएगा, यानी कि आपका 28 मई 2023 ये आपकी परीक्षा की तिथि है। अब आप देख लीजिए कि यू हैव टू 40 प्लस डेज राइट नाउ, अभी आपके पास में इतने दिन है, तो आपको उन्हें कैसे अपने इन 240 प्लस दिनों को कैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर लेकर के चलना है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बाद में आपको क्या करना होगा, आपके पास में 110 दिन होंगे जिसमें आपका 15 सितंबर 2023 को एग्जाम होगा मुख्य परीक्षा का, जिसके अंतर्गत 5 डेज आपके एग्जाम चलने वाले हैं। 5 दिन 15 सितंबर को, यानी कि पूरे प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम में आपका 110 दिन का गैप रखा जाएगा। अब मेन एग्जाम क्या है, प्रीलिमिनरी क्या है, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। एक बार सेशन को तेजी से पुश करें, कल भी 7 बजे मिलेंगे, परसों भी 7 बजे मिलेंगे, हर दिन हम 7 बजे आपके साथ में मिलने वाले। यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। एलिजिबिलिटी कहते हैं कि आप में से कौन व्यक्ति इसके लिए अहर यानी कि योग्य माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एनी ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपने कहीं से का मतलब अगर आपका जो विश्वविद्यालय है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट के या फिर किसी राज्य गवर्नमेंट या ऐसी कोई संस्था के तहत वह पंजीकृत है या वहां से मान्यता प्राप्त है, तो आपकी ग्रेजुएशन में चाहे तो बीए हुआ हो यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स हुआ हो, या बैचलर ऑफ साइंस हुआ हो, बैचलर ऑफ कॉमर्स हुआ हो, आपने बिजनेस बीबीए किया हो, आपने बीटेक किया हो, यू ऑल आर ग्रेजुएट, राइट। यानी कि आप सभी क्या है, एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम के तहत आपने ग्रेजुएशन अपना कर लिया है, तो आप सभी अहर हैं, एलिजिबल हैं इस परीक्षा फॉर्म को भरने के लिए और परीक्षा देने के लिए। यहाँ पर आ जाता है कई छात्रों का सवाल कि क्या मैं अंतिम वर्ष में हूं, क्या मैं इसके लिए अहर हूं, एलिजिबल हूं। तो यहाँ पर अगर आप लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं और आ गया है आपका फरवरी में नोटिफिकेशन और 21 फरवरी वहां पर लास्ट डेट है, तो यहाँ पर एक तिथि आपको नोटिफिकेशन में दी जाती है कि इस तिथि तक आप अपनी मिनिमम एज को, आप अपनी जो न्यूनतम आयु है, अगर आपने वो न्यूनतम आयु पूरी कर ली है, ऐसे नहीं है आधे बच्चे 19 साल में हो सकता है ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो क्या वो अहर है, तो नहीं भाई, क्योंकि इसके साथ साथ में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर ही आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपकी जो एज क्राइटेरिया है उसको भी मेंशन किया जाता है। तो इसका मतलब है कि आपकी अगर उम्र न्यूनतम 21 वर्ष हो चुकी है, यहाँ पर एज का भी क्राइटेरिया है। यहाँ पर ये कह रहा है एम आई एलिजिबल, क्या मैं अहर हूँ, क्या मैं योग्य हूँ इसके लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो जनरल यानी कि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, में बहुत ही एकदम स्पष्ट शब्दों के साथ में बता रही हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, यहाँ यूपीएससी के अंदर किसी भी प्रकार का कट ऑफ में या फिर उम्र में या फिर इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है तो शुल्क में, ठीक है। लड़कियों को यहाँ पर पैसे नहीं देने पड़ते, 100 रुपए वगैरह कुछ फीस होती है, वो यहाँ पर नहीं देनी है। तो मिनिमम यानी कि न्यूनतम आयु आपकी 21 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम आयु सामान्य श्रेणी के छात्र और छात्राओं दोनों के लिए 32 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते हैं तो इसमें आपकी 32 में 3 सालों का रिलैक्सेशन दिया जाता है, यानी कि यह आपकी 35 वर्ष हो सकती है। अगर आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, संबंधित हैं, तो आपको 32 यानी जो नॉर्मल एज है इनके लिए सामान्य श्रेणी के, उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन यानी छूट दी जाती है, यानी कि 37 वर्षों तक आप यहाँ पर परीक्षा को दे सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है हमारी कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट। सबसे पहले तो इस शब्द को जानने की प्रयास करेंगे कि प्रयास क्या है, यानी कि अटेम्प्ट क्या है।
आपके दो पेपर एक ही दिन में होते हैं, एक सुबह की पाली में, एक शाम की पाली में। तो यहाँ पर जब आप सुबह की पाली में अगर चले गए हैं, ठीक है, तो आपका एक अटेम्प्ट यानी कि एक प्रयास काउंट हो गया है। अगर आपने फॉर्म फिल किया था, अगर आपने फॉर्म फिल करके आप एग्जाम हॉल में नहीं गए हैं, तो अभी तक के प्रावधान के अनुसार आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं किया जाएगा। अगर आप सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है, तो आपको 6 बार, क्या बताया मैंने, 21 वर्ष न्यूनतम से 32 वर्ष अधिकतम तक आपको 6 बार परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठे हैं, आपका किसी कारणवश प्रारंभिक परीक्षा में आप विफल हो जाते हैं, तो आपको पुनः प्रारंभिक परीक्षा देनी होगी। अगर आप प्रारंभिक पास करके मेन एग्जाम लिख रहे हैं, तो आप अगर मेन एग्जामिनेशन के स्टेप पे रह जाते हैं, तो वापस आपको पुनः प्रारंभिक परीक्षा में ही बैठना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें अदर बैकवर्ड क्लासेस की, तो ये इनका क्या था, अभी हमने देखा कि 3 वर्षों का इन्हें रिलैक्सेशन है। इसी प्रकार से इनको 3 अटेम्प्ट्स का भी रिलैक्सेशन है, यानी 6 + 3 यानी कि 9 हो गया। अगर हम यहाँ पर फिजिकली यहाँ पर चैलेंज्ड दिव्यांग जिनको कहा जाता है, अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनकी बात करें यहाँ पर, यहाँ पर वो PWBD चाहे जनरल यानी सामान्य श्रेणी से हो, किसी के हाथ में, पैर में, आंख में, कान में किसी प्रकार का यहाँ पर दिव्यांग अगर वो है, चाहे वो सामान्य है, OBC है, EWS है। EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को वैसे आपका यहाँ पर कोई अटेम्प्ट आदि में, कोई उम्र आदि में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, कट ऑफ में रिलैक्सेशन जरूर दिया गया है। तो अगर हमारा जो फिजिकली चैलेंज्ड है, या फिर आप कह सकते हैं इस तरीके के कैंडिडेट्स को 9 अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं, चाहे वह किसी भी श्रेणी से हो, वह इस श्रेणी में गिने जाएंगे। हालांकि जब हम इनका यहाँ पर अलग से एक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो यहाँ पर भी जो श्रेणियां हैं, श्रेणी 1, श्रेणी 2, इस तरीके से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अगर हम शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की बात करते हैं, तो अगर बात कर रहे हैं प्रयासों की यानी कि अटेम्प्ट्स की, तो ये अनलिमिटेड है, परंतु याद रखेंगे कि यहाँ पर उम्र का क्राइटेरिया जरूर दिया गया है, ठीक है। उम्र का क्राइटेरिया जरूर यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था कि जब हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 32 + 5 का एक क्राइटेरिया है। यहाँ पर उनके अटेम्प्ट्स 35 सालों तक नहीं गिने जाएंगे, भले ही वह 21 साल से 21 में भी दें, 22 में भी, 23 में भी, ईश्वर ना करे किसी को इतने अटेम्प्ट्स देने पड़े, परंतु अगर वह इस तरीके से कुछ भी देते हैं, तो यहाँ पर कोई इश्यू नहीं आने वाला है। अगली हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट बात आ जाती है कि इसके जो स्टेप्स होते हैं वह कितने होते हैं। तो हम स्टेप्स की, चरणों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स एग्जाम की, प्रीलिम एग्जाम जो है आपका सबसे पहला चरण, जिसमें आपकी एग्जाम होगा मल्टीपल चॉइस का, यानी कि आपको यहाँ पर OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक शीट मिलेगी, जिसमें आपको केवल उन शीट को फिल करना है, ठीक है। तो जब शीट को फिल करेंगे, यह ऑब्जेक्टिव तरीके की परीक्षा होती है और दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। कितने कितने नंबर के होते हैं अभी जानेंगे। यहाँ पर आ जाता है मुख्य परीक्षा यानी कि मेन एग्जाम की आपकी बात, ये मेन होता है, माफी चाहूंगी, मेन एग्जाम, ठीक है। मेन एग्जाम मुख्य परीक्षा आपकी यह 5 दिन चलेगी, जैसा हमने इस साल के कैलेंडर से जाना। यह आपका द्वितीय चरण है जो सब्जेक्टिव नेचर का होता है, इसमें आपको खूब लेखन शैली का प्रयोग करना है। और तीसरा, जिसे हम यूपीएससी की भाषा में जाने तो पर्सनैलिटी टेस्ट यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण का नाम दिया गया है, यह हमारा तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे अंतिम चरण होता है परीक्षा का। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में कैसे पैटर्न है, क्या चीजें हैं। GS 1 यानी सामान्य अध्ययन 1 का पेपर होता है, जिसके अंतर्गत हमें बहुत सारे विषय आते हैं, जिसमें आपका भूगोल, इतिहास, आपका जो है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, अभी हम चर्चा करेंगे, करंट अफेयर्स, बहुत सारी चीजें, जिसमें आपको 200 नंबर में 100 प्रश्नों को पूछा जाएगा। तो 100 प्रश्न 200 नंबर, यानी कि एक प्रश्न पर आपको मिलेगा 2 नंबर। यहीं पर आपकी नेगेटिव मार्किंग होती है 33.33%, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ जाता है जनरल स्टडी 2 पेपर। जनरल स्टडी 2 पेपर को हम आम भाषा में CSET यानी सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट कहते हैं। यहाँ पर आपका 200 ही नंबर का 80 प्रश्न पूछा जाता है, और इस 80 प्रश्न में यहाँ पर
जो सबसे बड़ी बात इन्होंने कही है, यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग है नो डाउट, पर इस पेपर में आपको केवल क्वालिफाइंग होना है, यानी कि 200 का 33%, तो 66 नंबर ला करके आपको इस परीक्षा में, इस पेपर में पास होना है। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से डाउट क्लियर हो गया। कोई अगर डाउट है तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात पर आते हैं हम अपनी। एक बार सेशन को तेजी से शेयर करें, और कल से हमारा जो टारगेट रहेगा, शाम 7 बजे सेशन में हम पूरे 500 बच्चे लाइव पढ़ाएंगे यहाँ पर आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर पर। तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो सारी चीजें संभव है। हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं, सिलेबस की, हम इसे और अच्छे से एलेबोरेट करेंगे, यानी कि एक एक खंड को अच्छे से बताएंगे आपको। इसमें ज्योग्राफी आता है, इसमें आपका वर्ल्ड इंडियन सब आता है, इतिहास में तीनों पार्ट्स आते हैं, इवन आपका आर्ट एंड कल्चर से भी सवाल पूछा जाता है, मिडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, विज्ञान एवं तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, और इन सबसे रिलेटेड करंट इवेंट्स भी पूछे जाते हैं। यहीं पर एनवायरमेंट, इकोलॉजी भी आपको आता है। दूसरा जीएस पेपर 2 यानी सी सेट में आपका बोधगम्यता, कॉम्प्रिहेंशन आता है, लॉजिकल, तार्किकता, रीजनिंग आता है, जनरल मेंटल एबिलिटी और डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। ये आपका सिलेबस हो जाता है। इसमें आपको एमसीक्यू पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेन एग्जामिनेशन जब आपका होता है पूरा का पूरा 1750 नंबर का होता है। कैसे होता है, अगर मैं बात करूं, इसमें क्वालिफाइंग पेपर होते हैं आपके, अलग अलग से भी हम कुछ इवेंट्स लाएंगे जिनमें इन चीजों को अच्छे से डिस्क्राइब करने वाले हैं। यहाँ पर यह जो क्वालिफाइंग नेचर का पेपर होता है, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। इसके पूरे सिलेबस को आई विल बहुत ही मतलब एकदम बिंदुवार तरीके से हम 7 बजे वाले इवेंट में ही चर्चा करेंगे किसी दिन। तो अभी अगले 7 दिनों तक, अगले 10 दिनों तक आप हमारे साथ में 7 बजे शाम को रोज बनेंगे। यहाँ पर 25% अंक ला करके इस पेपर को पास करना है। एक तो होता है अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर, जिसमें सभी के लिए जरूरी है कि आप अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर देंगे। 300 नंबर का होगा और 25% अंक लाकर आपको इसे पास करना है, नंबर नहीं जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो 25 या 75 नंबर आपको इसमें लाना है। एक पेपर होता है इंडियन लैंग्वेजेस का, विच आर शेड्यूल्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे जो क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, वो इसमें हिंदी लेते हैं। बाकी इसमें मलयालम, मराठी, जितनी भी 8वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं, वो सभी हैं। यह भी 300 नंबर का होता है। इसमें भी 25% अंक ला करके आपको इसको भी क्वालिफाई करना है। इन दोनों के नंबर मुख्य परीक्षा की मार्कशीट में नहीं जोड़े जाएंगे। यह आपके क्वालिफाइंग पेपर हो गए। नंबर किनके जुड़ेंगे, यहाँ पर जांच लेते हैं उनको भी। आपका एक पेपर होगा ऐसे यानी निबंध का। निबंध का जो पेपर होगा उसमें आपसे यूपीएससी सीएससी की परीक्षा में 2 निबंध पूछे जाएंगे। यहाँ पर 2 खंड आएंगे, मैं चर्चा करूंगी इन पर भी। एक खंड में 3 आपको ऐसे पूछे जाएंगे और दूसरे में भी 3, 6 पूछे जाएंगे। आपको 2 लिखने हैं। 250 नंबर का एक होगा, मतलब आपका पूरा पेपर 250 नंबर का होगा। 125 का एक ऐसे होगा। आप खंड का और खंड खा दोनों में से एक खंड में से एक ऐसे को करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है जीएस पेपर 1, यानी कि 4 पेपर जनरल स्टडीज के हैं। जीएस पेपर 1 में आपका आ जाता है भारतीय विरासत, इंडियन कल्चर और संस्कृति, ठीक है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, विश्व का इतिहास यानी वर्ल्ड हिस्ट्री, भूगोल और समाज, इंडियन सोसाइटी भी आएगा आपको। और यहाँ पर आपका भूगोल, इतिहास, इंडियन सोसाइटी और कल्चर वाला पार्ट आ जाएगा। 250 नंबर में लिखना होगा यह पेपर, ठीक है, लिखना होगा, याद रखेंगे इस चीज को, सब्जेक्टिव नेचर का होगा। जीएस पेपर 2 की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो भारत, यहाँ पर शासन आएगा, गवर्नेंस, संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, राजनीति यानी कि पॉलिटी, यहाँ पर सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय संबंध यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। यह भी आपका इतने खंडों को 250 अंकों में पूछा जाएगा। यहाँ पर 15 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे और 10 नंबर के 10 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 15 दाई 150 और 10 दाई 100, तो पूरा हो गया 250। पेपर 3 यानी कि इसमें हमारा आ जाता है प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट, सुरक्षा, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। यह भी आपका 250 अंकों में पूछा जाएगा। पेपर 4 आपका नैतिकता, ईमानदारी और योग्यता। यह पेपर भी आपको 250 नंबर में पूछा जाएगा। नेक्स्ट बात आ जाती है ऑप्शनल विषय, यानी कि आपके जो वैकल्पिक विषय, अभी हम उस लिस्ट को भी देख लेंगे, एक और इवेंट में हम उस पर चर्चा करेंगे। ऑप्शनल में आपका पेपर 1 और पेपर 2 यानी एक ही विषय के 2 पेपर लिए जाएंगे। जैसे आप इतिहास ले लें, ज्योग्राफी ले लें, हिंदी साहित्य, पीएसआईआर, सोशियोलॉजी, वह भी आपका 500 नंबर का होगा। तो 500 नंबर का ऑप्शनल, 250 नंबर के 4 जीएस, तो 500 और 1000
हो गया 1500, और 250 नंबर का ऐसे, यानी कि पूरे 1750 नंबर। यहाँ पर आपके पास में ये ऑप्शनल विषय है लगभग 26 के अराउंड, आप इनमें से किसी को भी ऑप्ट कर सकते हैं। आपके पास में एंथ्रोपोलॉजी है, लॉ है, बॉटनी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, मैथ्स है। आपके जो हिंदी भाषी वाले हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ज्यादातर लेते हैं यहाँ पर जो सोशियोलॉजी है, समाज शास्त्र है, PSIR है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इतिहास है, भूगोल, हिंदी साहित्य है, ये सारे विषय यहाँ पर लेते हैं। तो इनमें से आप भी कोई भी चयन कर सकते हैं जो 500 नंबर में 2 पेपर 250-250 में पूछा जाएगा। तीसरी बात आ जाती है आपके व्यक्तित्व परीक्षण, जो कि 275 अंकों का पूछा जाता है। तो कुल मिलाकर कितना पेपर में नंबर जुड़ेगा आपका? 1750 तो मेन एग्जाम का, और 275 ये वाला, तो 5 हो गया 12, और इसमें 7 2 9 10, 2025 नंबर में आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट में आपसे बैठ करके कुछ विषयों पर, कुछ आपकी पर्सनैलिटी पर, कुछ आपकी एजुकेशन पर सवालों को पूछा जाएगा, और इन सवालों को पूछते हुए यहाँ पर आपकी जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो इसके आधार पर लगेगी। 2015-14 की कट ऑफ क्या रही है उन पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर प्रीलिम्स की बात करें तो यहाँ पर 205 यानी कि पूरे 400 नंबर में से पहले आया करता था। सीसेट क्वालिफाइंग नेचर का नहीं था, जहां होगा मैं बता दूंगी। तो 205 गई थी, यहाँ पर ओबीसी 204। इस प्रकार से कट ऑफ आप एक बार रियलाइज कर सकते हैं कट ऑफ क्या जाती है। ज्यादातर आपके 45 से 50 के बीच में सवालों का अब आजकल के ट्रेंड में सही होना नेगेटिव काट करके आपका प्रीलिम्स को पास करा सकता है। यहाँ पर अगर हम 2015 की बात करें तो 107.34 यहाँ पर भी कट ऑफ आपकी CS प्रीलिम्स की गई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें जनरल की, यहाँ पर सामान्य श्रेणी की 2016 में 116 चली गई थी, और आगे भी फर्दर आपका ये क्या है, ये यहाँ पर फाइनल है 988 नंबर पर। 988 नंबर पर आपकी क्या चली गई है 2016 में। ये कितने में से आया होगा? ये जो चेंजेस हुए 13-14 के बाद मेंस में हुए, पहले 2 ऑप्शनल हुआ करते थे, बाद में अभी यहाँ पर 1 ऑप्शनल, 4 GS 1 ऐसे, ठीक है, उतने में से नंबर आया है। यहाँ पर अगर हम बात करें जनरल की 105 में यहाँ पर नंबर आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें 2018, अब इसमें आप देख लेंगे कि यहाँ पर इसे क्वालिफाइंग कर दिया गया। यहाँ ये UPSC के अकॉर्डिंग है, जहां पे मैंने ये स्क्रीनशॉट्स उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से लिए हैं। 2018 में आउट ऑफ 200 यानी कि CS प्रीलिम्स जो है उसमें 98 नंबर गया है आउट ऑफ 200। 200 में से 98 नंबर जाना जनरल स्टडी 1 के आधार पर इस कट ऑफ को लगाया गया, सीसेट को यहाँ पर क्वालिफाइंग कर दिया गया। नेक्स्ट आप देखेंगे मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड रिटन एग्जामिनेशन आउट ऑफ 1750 यानी 1750 में से 774 वालों को यहाँ पर बुलावा आ गया पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए, और ये 2025 में से यानी 275 का यहाँ पर ये हुआ, तो 982 नंबर पर आपको फाइनल लिस्ट में नाम आ गया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर 98 2019 में, यह भी आपका यहाँ पर क्वालिफाइंग नेचर है। 2020 में आप देख सकते हैं प्रीलिम्स में 92.51 यहाँ पर गई, और अगर हम यहाँ पर इनकी बात करें फाइनल सिलेक्शन की तो 944 पर, कितने में 2025 में से गया है। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर लेते हैं 2021 का, तो आप देख सकते हैं कि काफी कम कट ऑफ यानी कि 87 नंबर गया है, और इस बार भी कुछ ऐसा ही अंदाजा 2022 में भी लगाया जा रहा है। आपको यहाँ पर बताते चलूं साथियों कि जो कट ऑफ होता है ये UPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर रहता है। जब फाइनल रिजल्ट्स आ जाते हैं, फाइनल रिजल्ट्स के बाद में एक अगले दिन या सेम डे तो उनका आता है जिन्होंने पास किया है, और बाद में उन सभी का आ जाता है 2-4 दिन के बाद या 2 दिन के बाद जिन्होंने भी मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार या फिर पर्सनालिटी टेस्ट को दिया था। सबके नंबर भी आते हैं, प्लस आपकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी वहां पर रहती है, ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कि कट ऑफ जो है ST का 70 और प्रीलिम्स में जनरल सामान्य श्रेणी का 87.54, फाइनल 953 है। और यहाँ पर ये जो एक कैटेगरी है इसमें काफी लाभ पाया EWS ने, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी, हम इस पर डिफरेंट इवेंट्स लेंगे कि कट ऑफ क्या किन आधारों पर निर्भर रहता है आदि। यहाँ पर हम जान लेते हैं पे स्केल। अब अगर मैं बात करूं आपसे तो जो आपका यहाँ पर 7th पे कमीशन वाला यहाँ पर जो इसमें चीजें हैं उसकी अकॉर्डिंग पे लेवल 10 सैलरी ₹56,000 जब कोई
ज्वाइन करता है जब यूपीएससी सीएससी में जो ए ग्रेड, अब मैं इसमें एक इवेंट 7 बजे ही लेकर के आऊंगी किसी दिन, कि जब ये कैटेगरी वाइज इनको ज्वाइन किया जाता है तो यूपीएससी सीएससी में भी आप देखेंगे कुछ ए ग्रेड जॉब्स होती हैं, कुछ बी ग्रेड भी होती हैं, ठीक है। अगर हम कुछ जॉब्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम दानिश भी देखेंगे क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट पोस्ट को ग्रुप्स के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। यहाँ पर सबको लगता है यूपीएससी सीएससी पास किया दैट मीन्स कि यू आर एन आईएएस ऑफिसर, राइट, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जब आप ज्वाइन करते हैं ए ग्रेड, मैं ए ग्रेड ऑफिसर्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पर बेसिक पे आपकी 56,100 रुपए होती है। कितनी? 56,100 रुपया। अब इसमें चीजें चेंज होते रहती हैं, जैसे डी आपका डियरनेस अलाउंस है, यानी कि महंगाई भत्ता है, एचआरए है आपका जो हाउस रेंटल होता है आपका, तो ये चीजें चेंज होती रहती है। मैंने जो ली है ये ऑफिशियल साइट से ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डी कितना है, 34% है डियरनेस अलाउंस, जैसे महंगाई बढ़ती है उसको एडजस्ट करने के लिए इसको दिया जाता है 19,074 रुपए। यहाँ पर एचआरए है क्लास 1 के जो ऑफिसर्स थे उनको 18% 10,098 रुपए। यहाँ पर टी है आपका जो ट्रैवलिंग वगैरह का अलाउंस होता है 7200 रुपए। यहाँ पर डी ऑन टी यानी कि 4,448 रुपए। यहाँ पर ग्रोस सैलरी जो बन गई आपकी 94,920 रुपए बन जाती है। कितनी? 94,920 रुपए बन जाती है। और यहाँ पर बात केवल सैलरी की नहीं होती, हम यूपीएससी सीएससी सैलरी के लिए तो नहीं करते, ठीक है। हम किसके लिए करते हैं? जो एक अलग तरीके का रुतबा, जो एक अलग तरीके की पहचान हमें सोसाइटी देती है, वास्तव में काबिल तारीफ है। और न केवल वेतन के साथ साथ में हमें तमाम तरीके की सुख सुविधाएं हमारे और हमारे परिवार को बहुत प्रतिष्ठा के साथ साथ में कई प्रकार की सुविधाएं, जैसे आप हेल्थ की बात कर ले, आप जैसे यातायात की, टेलीफोन की, आवास की, बिजली की और तमाम उन सुविधाओं की बात करें तो वो सब हमें मुफ्त में दी जाती है। तो यहाँ पर आपसे यही कहना चाहूंगी कि इस तरीके के अलग अलग इवेंट्स हम एवरीडे 7 बजे लेकर के आएंगे। 7 बजे के इवेंट में मेरे हिसाब से आप लोगों को अगले 10 दिनों तक प्लीज कोई भी छुट्टी नहीं करेगा, हालांकि आप नहीं करते हैं। और आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर को सभी छात्र सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि आप अपनी चीजों को यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ सके और सारी चीजें आपको इंटीग्रेटेड वे में दे रहे हैं। यहीं पर एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज अभी रात को 8 बजे एक स्पेशल इवेंट लेकर आ रही हूँ, मात्र 5 मिनट दीजिएगा अपने जीवन का और उससे आप लोगों की जिंदगी में वास्तव में प्रकाश आ सकता है। तो आप लोगों का सभी का बहुत शुक्रिया। जो भी आपके कमेंट्स होंगे, जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, प्लीज आप मुझे इस इवेंट के नीचे पूछेंगे ताकि मैं उन्हें नेक्स्ट इवेंट में एड्रेस कर सकूं। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। आप सभी का बहुत शुक्रिया आईएएस पीसीएस बाय एग्जामपुर को ज्वाइन करने के लिए, और इसे सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और हमारा जो एग्जामपुर परिवार है उसको आप लोगों ने 9 मिलियन पहुंचाया, उस सभी के लिए, उस सभी सहयोग और योगदान के लिए तहे दिल से शुक्रिया। जल्दी ही हमारा जो आईएएस पीसीएस है वो भी 1 मिलियन हो जाए। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।